हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हो आप सब। तो आज हमारी बीपीएससी एडीओ जनरल हिंदी की सेकंड क्लास होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी एडीओ में 2 पेपर होने हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होना है। तो आज हम जनरल हिंदी के जो 70 क्वेश्चन आएंगे उसको कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो ये देखो, ये मैंने प्रीवियस ईयर बुक में से एक क्वेश्चन निकाला है एडीओ के लिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही डैश है। बताओ, प्रबल, अमल, सुहानी या सफल। प्रबल, ठीक है, प्रबल। नेक्स्ट, गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो डैश है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कर मुहावरा पूरा कीजिए। बताओ, देखो यहाँ पे मुहावरा बताना है हमें, जिसे इंग्लिश में हम ईडियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ईडियम फिट बैठेगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, झमेले में पड़ना, भारी असफलता प्राप्त करना, या फिर काला अक्षर भैंस बराबर। देखो ऊपर सेंटेंस का, गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो डैश है। अगर कोई इंसान है जो कभी विद्यालय नहीं गया, कोई बच्चा जो कभी विद्यालय नहीं गया, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन बताइए। महीना का प्लूरल क्या होगा। महीनों, महिलाएं, महीने या फिर महीने। महीने, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, तो इसको अच्छे से करना। जो भी बिहार के एग्ज़ाम में, वेदर इट इज़ टीआरई या फिर बीपीएससी टीचर वाला जो होता है, और इसके अलावा और भी एसआई के हो गए, जो भी बिहार का बीएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इनमें जो जहाँ भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने वहीं से क्वेश्चंस उठाए हैं, ताकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही क्वेश्चंस बार बार सभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब चारों सेंटेंस को पढ़ो, बताओ करेक्ट कौन है। लड़की ये सेब खा रही है, गलत हो गया यहीं पे। लड़कियों सेब खा रही है, ये भी गलत लग रहा है। लड़कियां सेब खा रही है, लड़की सेब खा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लड़कियां सेब खा रही हैं, ओके। नेक्स्ट, यहाँ देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, इस वाक्य में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखो अलंकार बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है, सबसे पहले तो 2 टाइप होते हैं अलंकार के मेन। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार, ठीक है। ये 2 टाइप हो गए अलंकार के। अब इसके अंडर और इसके सब टाइप आ जाते हैं। सब शब्दालंकार में क्या आ जाता है, शब्दालंकार में आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और फिर अर्थालंकार में बचे हुए सारे अलंकार, उपमा, रूपक, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। ये सारे जो बचे हुए अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब अर्थालंकार में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आप इंग्लिश में देखो, जो सिमिली होता है, मेटाफर सब हम पढ़ते हैं ना, एलिटरेशन, वही सबको हिंदी में हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो अरविंद से, ठीक है, तो डायरेक्ट अरविंद को शिशुवृंद नहीं बोल दिया है, अरविंद से शिशुवृंद बोला है, तो वहाँ पे यहाँ पे उपमा अलंकार आ जाएगा, ठीक है। से, जहाँ पे भी से, जैसे, ठीक है, इस टाइप के वर्ड आते हैं ना, तो वो कैसे, वो क्या हो जाता है, उपमा हो जाता है। नेक्स्ट, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोक कथियाँ का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो लोक कथियाँ होती है ना, जो मतलब आप गाँव में सुनते हो, हमारी दादी नानी बहुत सारी चीज़ें बोलती रहती है ना,
तो वो जो लोक कथियाँ हैं उसको भी आप लोग एक बार अच्छे से जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना। वैसे मैं भी एक वीडियो डाल दूँगी इम्पॉर्टेंट लोक कथियों पे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ रखे हैं, ठीक है। जैसे एक मेरी नानी बोलती रहती है कि बाप मर गया अंधकार में, बेटे का नाम ट्यूबलाइट, ठीक है। तो ये सब लोक कथियाँ है जो गाँव में लोग बोलते रहते हैं कुछ कुछ, तो उस सब पे भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक है, इन तिलों में तेल नहीं, ठीक है। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ आशा पूरी ना होगी, दिए में तेल कम है, निराशावादी होना, तिलों में तेल नहीं होना। तो इसका क्या होगा, यहाँ आशा पूरी ना होगी। देखो ये जो होता है ना, लोक कथियाँ हो गया या फिर मुहावरे हो गए, इन दोनों का कभी भी जो पढ़ के आपको लिटरल मीनिंग लग रहा है वो कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी, जैसे यहाँ लिखा इन तिलों में तेल नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तिलों में तेल नहीं है, ठीक है। ये तो कभी भी भूल से इसको टिक करके मत आना। नेक्स्ट, मृगनयनी उपन्यास किस लेख की रचना है। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है, बताओ। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो ये क्या होगा, ये होगा वृंदावन लाल वर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। डैश सोता है, डैश खोता है। अरे ये तो बहुत इजी है, जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वह खोता है, ठीक है। जो सोता है वही खोता है नहीं होगा, ठीक है। जो सोता है वह खोता है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। देखो दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। देखो विरुद्धार्थी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट, ठीक है। तो निर्माण का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बनाना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विनाश, कोई चीज़ ख़त्म करना, है ना, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि निर्माण शब्द का समानार्थी बताओ, इसका समानार्थी क्या होगा। इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, सृजन, ठीक है, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना, ओके। नेक्स्ट, किस क्रम में सत्य कथन है, ओके, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा गया कि करेक्ट कौन सा सेंटेंस है। पहला, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम होते हैं उसकी जो भाषा है उसको हम राजभाषा कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। और ये जो है आर्टिकल 17 में दे भी रखा है, ठीक है, कि सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद संविधान की अष्टम सूची में 15 भाषाएं सम्मिलित है, बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल पढ़ा है ना हमने, 8th शेड्यूल में देखो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है पॉलिटी का, बट देखो इसको हिंदी में घुमा के कैसे पूछ रहे हैं ना। संविधान की अष्टम सूची में 15 भाषाएं नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो 1950 में 14 भाषाएं थी 8th शेड्यूल में, ठीक है। और बाद में वो बढ़ के कितनी हो गई, 22। तो 15 का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। फोर्थ, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो देखो ये जो थर्ड है ना, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। बोलचाल की भाषा हमारी हिंदी है और जब लिखने की बात आती है तो वो हमारी देवनागरी है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और फोर्थ है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे जो हिंदी एसोसिएशन फॉर्म हो रखी है उसका जो हेड है वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होता है, पीएम, ठीक है, ओके। तो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, किस क्रम में सही मेल नहीं है, ओके, ठीक है। ये ग्रह दशा, ग्रह घर,
चिर बहुत समय या फिर चीर वस्त्र खंड, ठीक है। ये दो सेम टाइप के थोड़े वर्ड दे रखे हैं, उसकी मीनिंग दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा किस क्रम में सही मेल नहीं है। ओके, मतलब 3 गलत होने, 3 सही होने, 1 गलत होगा कोई, है ना। देखो पहला ग्रह, तो ये वाला ग्रह का मतलब दशा होता है क्या। तो देखो ग्रह ग्रह फिर चिर, ये सब जो लिखा हुआ है इसमें देखो, ये जो ग्रह है ना, ये वाला ग्रह, इस ग्रह का मीनिंग होता है जो सूरज के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो उसके चक्कर लगाते हैं ना, तो ये जितने प्लैनेट्स हैं ना, इसको हम ग्रह बोलते हैं। तो ये दशा नहीं, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उपग्रह वो होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। और ये ग्रह का मतलब घर, ये तो सही है, तो ये पहला ही गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा। वैसे हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये जो चिर होता है जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब होता है बहुत समय, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है चीर, चीरहरण सुना है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो चीरहरण का मतलब वस्त्र का खंड, ये भी सही है। तरिणम, तरिणम सूर्य को कहते हैं और तरणी नाव को कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मात्र का मतलब केवल, और जो मात्र त के नीचे जो र है उसका मतलब होता है माता। ओके, नेक्स्ट, किस क्रम में सही मेल है। ओके, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखो ये लिखा है अंश, अंश मतलब सूर्य, और एक है अंश, अंश का मतलब ये कंशा नहीं कंधा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंधा होगा, ठीक है। तो अंश का मतलब कंधा, बताओ। ये दोनों ही गलत है, पता है। ये जो अंश है, इस अंश का मतलब क्या होता है, कंचा। क्या मतलब होता है, कंचा, ठीक है। और ये वाला जो अंश होता है, ये क्या होता है, ये होता है हिस्सा। जैसे बच्चे माँ बाप का अंश होते हैं, है ना, तो ये होता है हिस्सा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये छात्र, छात्र का छत्ता क्या होता है भाई, छात्र का मतलब विद्यार्थी होता है, ठीक है। और ये छात्र मतलब क्षत्रिय, ठीक है, तो ये भी गलत है कहीं ना कहीं। उसके बाद तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा और तरंग मतलब लहर, ये सही है, ठीक है। उसके बाद प्रसाद मंदिर, और प्रासाद मतलब, प्रासाद का मतलब यहाँ महल होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। देखो वर्ण किसको कहते हैं, हम लेटर्स को कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप हो गए, एक तो स्वर होता है, ठीक है, और एक व्यंजन होता है, ठीक है। तो स्वर यही अ आ इ ई उ वाला, और व्यंजन क ख ग घ से, जो भी जहाँ तक है। तो मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लास आप लोग के लिए ले दूँ, जिसमें सारे स्वर और व्यंजन और जो भी उसके सब टाइप होते हैं स्वर के और व्यंजन के, ठीक है, वो उसमें मैं आपको कवर करवा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अंतस्थ वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो अंतस्थ वर्ण जो है ये व्यंजन का एक सब टाइप है, ठीक है, व्यंजन का एक सब टाइप है। और इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है य, र, ल, व, ठीक है, ये आ जाता है। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस क्या है, य, र, व और ह। तो इसमें बोल रहा है किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो ह अंतस्थ वर्ण नहीं है। ओके, ह क्या है, ह व्यंजन के अंदर एक और सब टाइप होता है, जैसे कि अंतस्थ वर्ण है, उसी तरीके से एक और सब टाइप होता है ऊष्म व्यंजन। तो ये जो ह जो है ये ऊष्म व्यंजन में आ जाते हैं, ठीक है। मैं एक क्लास ले दूंगी इसके ऊपर, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। इसकी मैं एक डीप क्लास करवा दूंगी, उसमें आप कंफर्म मतलब एकदम सही तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी स्वर व्यंजन पे, क्योंकि ऐसे अभी मैं इसको यहाँ पढ़ाऊंगी ना तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और आपको सही से समझ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चकल्लस शब्द किस रूप में है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कि 2 टाइप से बांटे गए हैं उच्चारण के अकॉर्डिंग, तत्सम तद्भव, और फिर और भी इसके हैं देशज विदेशज, है ना। तो इसमें चकल्लस क्या है, तो देखो चकल्लस ना तो तत्सम है ना तद्भव है, ये क्या है, ये देशज है, ठीक है। ठीक है, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, बताओ। इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, डेफिनेट। ये क्वेश्चन छूट गया पीछे।
तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है? तो देखो ये जो तू है ये हमें समीपता बताता है, ठीक है, आत्मीयता बताता है, अपमान बताता है, और बट संबंध के केस में तू नहीं होगा, ठीक है। रिलेशन शो नहीं करता, मैं किसी को तू, तो इसमें रिलेशन क्या शो कर रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तू हम अपमान के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर समीपता के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट संबंध के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, किन किन का नाम सूची में है में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? तो इसका क्या हो जाएगा, किन किन पूछ रहा है ना, किन किन का नाम सूची में है, तो प्रश्नवाचक किसके लिए यूज हुआ है, किन किन के लिए। नेक्स्ट, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, इसमें विशेषण क्या है, देखो विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है, तो विशेषण क्या होता है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रही अरे देखो कितना सुंदर फूल है ना, मैंने ये कहा कितना सुंदर फूल है, ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, फूल क्या है, फूल मेरा नाउन है, संज्ञा है, और उसके आगे विशेषण लगा हुआ है सुंदर, ठीक है, जो नाउन की विशेषता, नाउन को क्वांटिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया सुंदर। उसी तरीके से यहाँ पे ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति मेरा संज्ञा हो गया, ठीक है, और ईमानदार व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, उसकी विशेषता बताई जा रही, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, ईमानदार, ठीक है। नेक्स्ट, बिहारी ने सतसई लिखी में सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक, है ना, जो किसी समुच्चय का बोध करा है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं, तो सतसई समुच्चय बोधक होगा। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है, बताओ। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। सेंटेंस पढ़ो, आज मैंने अधिक केले खा लिए, उस पुस्तक को पढ़ो, मोहन 2 किलो दूध पी गया, सोहन 5 केले खा गया, बताओ। देखो ये थर्ड वाला है ना, मोहन 2 किलो दूध पी गया, ये क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, ये परिमाण बता रहा है कि कितना दूध पी गया, 2 किलो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा परिमाण बोधक विशेषण, ओके। नेक्स्ट, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? एक समास के ऊपर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगी, ठीक है, उसमें आप अच्छे से फिर आप इजीली पहचान पाओगे कि कौन कौन से अलग टाइप के समास होते हैं ना, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो, नीली है जो गाय, नील गाय, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, नौ है जिसमें विधिया, नव विधि, बताओ इसमें से किसका सही समास विग्रह नहीं है? तो जो नव विधि है ना, इसका सही समास विग्रह होता है नई नव विधि, ठीक है, तो यही गलत है, इसके अलावा तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष है? अधिकरण तत्पुरुष समास है, बताओ। लाभालाभ, अश्वारोही, त्रिवेणी या फिर सुमुखी? तो देखो
यहाँ अश्वारोही है ना, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, अश्व पर आरोही, ठीक है, अश्व पर आरोही अर्थात अश्वारोही, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। और तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रम में सुमेल नहीं है, कनफटा, द्वंद्व समास, चक्रपाणी। अच्छा, कनफटा कौन सा समास है, फटा है कान जिसका, तो फटा है कान जिसका अर्थात कनफटा, तो इसमें द्वंद्व समास होगा क्या, नहीं। इसके बाद है चक्रपाणी, बहुब्रीहि समास, ये सही है। दोपहर, द्विगु समास। देखो द्विगु समास जो होता है ना, ये नंबर्स वाले होते हैं, ठीक है। जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, तिराहा, ठीक है, जिसमें नंबर आते हैं, जिसका जो पूर्व पद होता है वो उसमें नंबर्स आते हैं, ठीक है। जैसे दोपहर, तो दोपहर, तो ये दो आ रहा है ना, नंबर आ रहा है, इसलिए द्विगु समास होगा। और जो द्वंद्व होता है, द्वंद्व ऐसे होता है दिन रात, राधा श्याम, माता पिता, भाई बहन, ये द्वंद्व समास हो गए, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और अधिकरण तत्पुरुष समास कार्य निपुण, ये भी सही है। तो गलत क्या है, कनफटा, ठीक है। कनफटा जो है ये द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है। इसमें कर्मधारय समास आता है, ठीक है। नेक्स्ट, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है, कारक पढ़ा है ना आपने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, कारक पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, है ना, ये सब रहता है ना, 8 या 9 होते हैं। तो ये कारक हो गए। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारण है, कारक है, बताओ। कर्ता, करण, संप्रदान या फिर आपादान। देखो कर्ता में कौन सा कारक यूज होता है, कर्ता ने होता है, ठीक है। आपादान से, ठीक है। कर्ता ने करण को संप्रदान के लिए, ठीक है, आपादान से। तो ये जो आपादान होता है ये अलग होने के सेंस में होता है। जैसे पत्ता पेड़ से गिर गया तो ये अलग हो गया, अब तो पत्ता जुड़ेगा नहीं उससे, या फिर बच्चा छत से गिर गया तो ये अलग होने के सेंस में होता है, ठीक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ होगा संप्रदान, ठीक है। देखो संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान के लिए, है ना। तो वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसका मतलब क्या है, वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। तो आप जब किसी के लिए कोई काम करते हो ना, तो वहां पे संप्रदान कारक आता है, ओके। ठीक है, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है। देखो दो तरीके की क्रिया होती है ना, सकर्मक और अकर्मक। वर्ब के दो टाइप हमने पढ़े ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव।
तो इसी को सकर्मक और अकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ड को, और इनट्रांजिटिव वर्ड को अकर्मक कहते हैं। ठीक है, सकर्मक अकर्मक। ठीक है, तो जो सकर्मक क्रिया होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। ठीक है, लेकिन जो इनट्रांजिटिव होता है इसमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ देखो, युवक टहल रहा है, कहाँ टहल रहा है ये तो बताया नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। रमेश ने मुझे पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा, तो सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो ये अकर्मक क्रिया नहीं होगा, ये सकर्मक क्रिया होगा। हरदेव सोता है, कहाँ सोता है, ये सब तो नहीं लिखा, कुछ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये सकर्मक हो जाएगा, ये अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, और शेखर कार में चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सकर्मक है, तो एक ही इसमें सकर्मक है, रमेश ने मुझे पत्र लिखा। नेक्स्ट, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है, बताओ। देखो इसमें क्रिया क्या है, कमला ने शांति को पुस्तक दी, मतलब देना इसमें क्रिया है। ठीक है, और इसमें कर्म क्या क्या है, शांति और कमला। ठीक है, दो कर्म हो गए। ठीक है, शांति और पुस्तक, कमला ने शांति को पुस्तक दी। ठीक है, शांति को दी और क्या दी, पुस्तक दी, तो दो कर्म कर रही है कमला। ठीक है, शांति को दे रही है और क्या दे रही है, पुस्तक दे रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें दो क्रिया हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा क्रम सही नहीं है, मामा ने मुझे साड़ी दी, द्विकर्मक क्रिया है। चिड़िया उड़, अकर्मक क्रिया रही है। वह चालक, सकर्मक क्रिया निकला। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है। देखो, चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, फिर वह चालक निकला। ठीक है, वह चालक निकला एक साथ होगा। ठीक है, और उसी तरीके से फोर्थ सेंटेंस है, पुलिस ने चोर पकड़वाया। ठीक है, ये एक साथ है, तो मामा ने मुझे साड़ी दी, ये द्विकर्मक क्रिया है या नहीं। फिर चिड़िया उड़ रही है, ये अकर्मक क्रिया है क्या। वह चालक निकला, ये सकर्मक क्रिया है क्या। और पुलिस ने चोर पकड़वाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। बताओ, ये जो सेंटेंस के साइड में क्रिया लिखी हुई है, क्या ये उससे मैच हो रही है या नहीं। देखो, मामा ने मुझे साड़ी दी, तो मामा ने मुझे क्या दिया, एक तो मुझे दिया और मुझे क्या दिया, साड़ी दिया, तो यहाँ दो कर्म एक साथ हो रहे हैं, तो ये द्विकर्मक क्रिया, ये तो सही है। फिर चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ तो रही है लेकिन कहाँ उड़ रही है मुझे ये नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी सही है। फिर वह चालक निकला, तो देखो वह चालक निकला, ये भी अकर्मक क्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि वह चालक कहाँ निकला मुझे नहीं पता वो कहाँ निकला, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये अकर्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ सकर्मक लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर है। ठीक है, वह चालक, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा क्रम सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ये अकर्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ सकर्मक लिखा है। चौथा भी देख लेते हैं, पुलिस ने चोर पकड़वाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया, ये तो सही है, पुलिस ने चोर पकड़ाकर कोई प्रेरणा वाला काम किया है। ठीक है, जिससे औरों को प्रेरणा मिली। किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है, बताओ। उपसर्ग प्रत्यय बताया था ना मैंने आप लोग को, मूल शब्द के जो आगे जुड़ता है वो आगे आ जाता है वो उपसर्ग, और उसके अगर पीछे है तो वो होता है प्रत्यय। ठीक है, तो बताओ, अनन्य, अनिवार्य, अनिवार्य, अनैतिक और अनिद्र। देखो, अनन्य, अनन्य ना ये पूरा मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अनिवार्य, इसमें अन, ठीक है, उसी तरह अनैतिक में अ उपसर्ग है, अनिद्र में अ, ठीक है, तो इसमें इस क्रम में
उपसर्ग किस में नहीं है? अनन्य में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अन उपसर्ग किसका घोतक है? बताओ। इसका क्या होगा? अभाव, निषेध। किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है? एकांतर, न्यायिक, फिरौती या मधुरिमा? देखो यहाँ भाववाचक संज्ञा की बात की गई है, ठीक है। तो जो यहाँ पे फिरौती है ना, ये फिरौती संज्ञा नहीं है, ठीक है। फिरौती क्रिया है, ठीक है। फिरौती करना ये क्रिया है, ठीक है। और ये तद्धित किसे कहते हैं? तद्धित किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है, ठीक है। बट यहाँ तो ये क्रिया है, ठीक है, तो यहाँ तो फिरौती ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रम में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है? तो देखो यहाँ चलता हुआ में ना कृत प्रत्यय है, ठीक है। क्रिया या फिर धातु के अंत में जो प्रत्यय यूज होते हैं ना उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनके मेल से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द प्लस इतर, शब्देतर, अनु प्लस दित, अनुदित, रजनी प्लस इश, रजनीश, अहम प्लस कार, अहंकार। बताओ तो सही संधि का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? इसमें नहीं हुआ है, सेकंड में, अनु प्लस दित। अनुदित का सही संधि विच्छेद ये नहीं होगा, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस उदित, ठीक है। अनु प्लस दित नहीं होगा, क्या होगा? अन प्लस उदित, तो यही गलत है। नेक्स्ट, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? इसका होगा सम प्लस गठन, ठीक है। ठीक है, तो संगठन शब्द में व्यंजन संधि है, ठीक है। ठीक है, व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वर और व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, ओके। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने तो आपको बताया कि समास जो हो गया उस पर मैं क्लास बनाने वाली हूँ, उसके बाद स्वर व्यंजन पे एक क्लास बनाऊंगी। उसी तरीके से मुहावरे, लोककथिया और जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पे मैं ब्रीफ में एक अलग अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आपको इन क्वेश्चन बनाने में और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है या फिर किसी और चीज़ पे आप चाहते हो कि मैं क्लास लूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।